तो आज हम लोग आपके इंडस्ट्रीज चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं और ये आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो इसके साथ हम आपके चैप्टर के जो बाकी बॉक्स अटेम्प्ट्स हैं उसको भी आज ही इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर नाउ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे आपने 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ देखी हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड योर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। तो ये बाकी इंडस्ट्रीज़ हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इंडस्ट्री as it deals with your storage, processing and distribution of information. अभी आपने जब एग्रीकल्चर पढ़ा था, जब इंडस्ट्री पढ़ा था, यानी एग्रीकल्चर जो कि एक सबसे पहली आपकी प्राइमरी एक्टिविटी कहलाता है। ओके, इट्स अ प्राइमरी एक्टिविटी, देन यू हैव सीन योर सेकेंडरी एक्टिविटी, राइट, देन यू हैव सीन योर टर्शियरी एक्टिविटी। तो हमने एग्रीकल्चर करने में और इंडस्ट्रीज़ में देखा कि जब किसी प्रोडक्ट को हम प्रोसेस करते हैं तो कोई भी चीज़ हम जब बना रहे हैं या उगा रहे हैं उसको, तो उसमें 3 स्टेजेस हैं आपके, इनपुट्स, प्रोसेस एंड योर आउटपुट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो हियर वी डील विद 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स, दैट इज़ योर स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी यहाँ पे जो हम इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, वो आपकी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, जैसे आपके घर में कंप्यूटर होगा, है ना, आप मोबाइल पे काम करते हैं, इंटरनेट आप देख रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है पहले इसमें फीड की जाती है। ओके, फिर इसको प्रोसेस करते हैं बहुत से स्टेजेस में एक्टिविटीज़ के द्वारा, फिर इसी को फिर दोबारा फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वही आपका आउटपुट के रूप में आपके हाथ में आता है। ठीक है, तो इसमें आपके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज़ योर स्टोरेज और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, स्टोरेज इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, फिर उसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना और अंततः उस इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, तो आपकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस तरह से डील करती है। और आज के टाइम में इंडस्ट्री जो है आपकी आईटी की ग्लोबल हो चुकी है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है, पूरे संसार में कोई भी ऐसा क्षेत्र, लगभग ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो कि इससे अछूता रहा हो। ठीक है, और ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो बहुत तरीके के आपके टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स हुए, ठीक है, जो आपकी इतनी प्रगति हुई साइंस के क्षेत्र में, तकनीकी में, ठीक है, जो आपकी राजनीतिक स्तर पे जो आपके इवेंट्स होते हैं, यानी लोगों का आना जाना, एक दूसरे से संपर्क, राजनेताओं का एक देश के दूसरे देशों के साथ जो एक मित्रता होती है, ठीक है, या फिर बहुत से कारण होते हैं व्यापार को लेकर या बहुत से राजनीतिक मुद्दों को लेकर, जो चीज़ें एक दूसरे में हम लोग आदान प्रदान करते हैं। फिर आपके जो सामाजिक और आर्थिक तरह के इवेंट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी व्यापार की बात की, ठीक है, संस्कृति भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज जो है हमारा पूरा संसार आपस में कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए जो फैक्टर्स हैं, अब जैसे हमने इंडस्ट्री का लोकेशन देखा कि कहीं भी अगर लोकेट करना होगा इंडस्ट्री, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कि हम ध्यान में रखेंगे। तो उसी प्रकार से जब आईटी का कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना होता है तो वो किन चीज़ों को ध्यान में रखता है। सी इट लुक्स टूवर्ड्स द मेन फैक्टर्स कौन से हैं। फर्स्ट इज़ योर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, देन कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका आईटी इंडस्ट्री का लोकेशन। अब आईटी इंडस्ट्री की जो मेजर हब्स हैं, ठीक है, जो इसके मुख्य सेंटर हैं, जैसे कि इसको आप पढ़ चुके हैं, सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु इन इंडिया। ठीक, अब हम बात करते हैं बेंगलुरु की। अब बेंगलुरु चूँकि दक्कन के पठार पे है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है ये, तो यहीं से इसका नाम पड़ा है सिलिकॉन प्लेट्यू। अब यहाँ पे जो ये शहर है बेंगलोर, यहाँ पे जो मौसम होता है वो पूरी साल माइल्ड बना रहता है, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। अब ये जो सिलिकॉन वैली की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटा क्लारा वैली विच इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू द रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में जो आपका रॉकी माउंटेन है, ठीक वहीं पे आपकी सिलिकॉन वैली है, जो कि सेंटा क्लारा वैली का एक हिस्सा है। अब यहाँ का भी जो टेम्परेचर है, या कह सकते हैं कि जो मौसम है, ये टेम्परेट है। टेम्परेट यानी ना ज़्यादा ट्रॉपिकल ना फ्रिजिड, यानी बीच का अच्छा मौसम। और यहाँ पे बहुत मुश्किल ही ऐसा होता है कि आपका जो टेम्परेचर है कभी 0 डिग्री के नीचे जो है वो जाता हो।
ठीक है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे आईटी सेक्टर जो है बहुत अच्छी तरीके से फलता फूलता है। ओके, तो हमने लोकेशनल एडवांटेजेस देखे आपके कि बेंगलुरु में क्यों आपका आईटी इतना ज़्यादा फेमस है, प्लस आपका जो कैलिफोर्निया है वहाँ पे आपके किस प्रकार के लोकेशनल एडवांटेजेस हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब जो बेंगलुरु और कैलिफोर्निया के अलावा और भी ऐसे बहुत से मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हैं इंडिया के जहाँ पे कि आईटी सेक्टर आपका बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है। जैसे आपका मुंबई है, ठीक है, और मुंबई के अलावा फिर आपके जो बाकी शहर है इसमें आपका इसमें है न्यू दिल्ली, देन योर हैदराबाद या चेन्नई, गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चंडीगढ़, ठीक है। ये सब जो हैं बहुत ही मेजर सेंटर्स हैं आपकी आईटी इंडस्ट्री के। इसके बावजूद भी इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी जगह जो मानी जाती है वो है आपका बेंगलुरु, क्योंकि एक यूनिक फीचर इसका ये है कि यहाँ पे हमेशा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन लोगों के पास मैनेजमेंट, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की मैनेजमेंट होती है इनके पास, वेरी टॉप गुड क्वालिटी टैलेंटेड मैनेजमेंट, इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन बैंगलोर इन द हाईएस्ट रेशियो। ओके, तो इसीलिए बेंगलुरु सब पे भारी पड़ता है। ओके, तो ये है आपका चैप्टर और ये आज ख़त्म हो गया है। अब प्लस कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को डिस्कस करनी है। अभी देखिए, ये आपके लोकेशनल एडवांटेजेस हैं। कई बार ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आईटी इंडस्ट्री जो है वो इतना ज़्यादा क्यों प्रख्यात है बेंगलुरु में या फिर कैलिफोर्निया में, और इनके लोकेशनल एडवांटेजेस बताइए क्या हैं। ठीक है, तो ये आपके बेंगलुरु के लोकेशनल एडवांटेजेस हैं। ओके, तो पहला इसमें पॉइंट ये है कि बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं और आईटी कॉलेजेस हैं। ओके, बेंगलुरु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ educational institutes and IT colleges in India. Okay, this is the first locational advantage. And second one is the city was considered dust free with low rents and low cost of living. अब ये जो शहर था, ठीक है, अभी डस्ट फ्री माना जाता है। यहाँ पे जो आपका किराया लगता है लोगों का वो कम लगता है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी आपकी कम है। ठीक है, अभी स्थितियाँ बदल गई हैं, ये आपका बहुत ही पुराना डाटा है। ओके, अब थर्ड जो आपका बता रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका was the first to announce an IT policy in 1992. And the fourth one is the city has the largest and widest availability of skilled managers with work experience. ठीक है, तो ये आपका लोकेशन एडवांटेजेस है बेंगलुरु का, जिसको हम लोग और एक नाम से क्या जानते हैं, ये है आपका सिलिकॉन प्लेट्यू। ओके, इसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है, इसके लोकेशन एडवांटेजेस क्या है। सी, फर्स्ट वन इज इट इज़ क्लोज टू सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये पहला एडवांटेज है। एंड सेकेंड में वन इज़ इट हैज़ अ प्लेजेंट क्लाइमेट, बहुत अच्छा मौसम है। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है जिससे कि आपका फ्यूचर में बहुत अधिक डेवलपमेंट हो सकता है, यानी यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है आगे, क्योंकि जगह बहुत अधिक है और वो भी क्लीन एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, और थर्ड वन क्या है, इट इज़ वेरी मच क्लोज टू द मेजर रोड्स एंड एयरपोर्ट्स, राइट। एंड द फोर्थ वन इज़ गुड एक्सेस टू मार्केट्स एंड स्किल्ड वर्क फोर्स। ठीक है, तो ये आपकी लोकेशन एडवांटेजेस हैं सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया की। ठीक है, अब हम लोग आपके चैप्टर के जो बॉक्स अटेम्प्ट्स हैं उसको देख लेते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट हैं उसको हम लोग रिफ़र करेंगे। ठीक है, तो अभी ये आपका चैप्टर है, ये सब बहुत ही सिंपल पिक्चर्स हैं, आप लोग इसको अपने से समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो डिस्कस करने वाली हैं उसको हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपका, फैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। नाउ दिस इज़ इंडस्ट्रियल सिस्टम। ओके, ये मैप मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ क्लास में। एंड ओके, यस, दिस वन वी हैव टू डिस्कस टुडे, इंडस्ट्रियल डिसास्टर। ठीक है, तो इसको आज हम लोग देखते हैं। अभी ये इंडस्ट्रियल डिसास्टर मतलब यानी किसी भी जगह में अगर कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, भाई किसी भी मानव चूक की वजह से या फिर ऐसी कोई टेक्निकल फेलियर हो जाती है,
ठीक है। तो वो उसे हम कैसे समझ सकते हैं और लोगों को उससे किस प्रकार हानि होती है या फिर कैसे बचाया जा सकता है, ये इसमें आपको बताया गया है। सो नाउ सी, इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स disasters mainly occur due to technical failure और irresponsible handling of hazardous material। अब इस प्रकार के डिसास्टर, इस प्रकार की आपदाएं क्यों आती हैं? जब किसी प्रकार का तकनीकी खामी हो जाती है, ठीक है, कोई चूक होती है वहाँ पे, या फिर कोई लापरवाही होती है, किसी भी बहुत खतरनाक तरीके के केमिकल को या सामान को अगर ठीक से हैंडल ना किया जाए, तब इस प्रकार के डिसास्टर होते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया गया आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी का। ये एक बहुत ही ख़राब इंडस्ट्रियल डिसास्टर में काउंट होता है और ये घटित हुआ था आपका 3 दिसंबर 1984 को तकरीबन 12:30 बजे, ठीक है, जबकि लोग उस वक्त सोए हुए थे। और इस डिसास्टर में आपकी एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री है यूनियन कार्बाइड की, ठीक है। तो इसमें से एक बहुत ही पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोसाइनेट ये लीक हो गई थी, ठीक है। और इसके साथ जो हाइड्रोजन साइनाइड है और जो बाकी जो और गैसेस उसके साथ रिएक्शन होने से जो प्रोडक्ट्स हैं वो लीक आउट हो गए, ठीक। और इससे जो जहरीली गैस निकली उसमें काफ़ी मात्रा में लोग जो है आपके मारे गए थे। ऑफिशियल डेथ इसकी टोल पे आई थी 3598 और हज़ारों लोग, ठीक, जो कुछ तो इसमें मर गए और कुछ जो बच गए, वो बच तो गए लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी भर के लिए उनको कुछ बीमारियां मिल गई जिससे वो आज भी जूझ रहे हैं। जैसे आपकी ब्लाइंडनेस है, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये है आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी। और एक दूसरा एग्जांपल इन्होंने लिया है आपको चाइना से। तो चाइना में जहाँ पे कि गैस की कुएं में एक्सप्लोजन हो गया था, ठीक है। तो इस इंसिडेंट्स को इन्होंने बताया है आपको। सो दिस ऑकर्ड ऑन 23 दिसंबर 2005। सो ड्यू टू गैस विल ब्लो आउट इन गाओ क्यो चोंगिंग चाइना। तो इसमें 243 लोग मारे गए थे, 9,000 के तकरीबन घायल हुए थे और 64,000 लोगों को वहाँ से हटाया गया था। ओके, और इसमें बहुत से लोग इसलिए मर गए थे क्योंकि जब अचानक से विस्फोट हुआ तो वो वहाँ से भाग नहीं पाए, उनको समय नहीं मिला, ठीक है। और ये जब नहीं भाग पाए तो फिर इन लोगों को इनके आईज़ में, स्किन में, ठीक है, एक बर्न्स हो गए, ठीक है, जल गई इनकी आँखें और स्किन और जो लंग्स थे, ठीक है, ये सब बर्न हो गए थे। किससे? जो गैस उसमें से निकली थी, ओके, एक्सप्लोजन से, ठीक है। तो ये आपको दो तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं इंडस्ट्रियल डिसास्टर के, और इससे हम किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे रिस्क रिडक्शन मेजर्स दिए हैं आपके लिए। अभी देखिए, ये जो आपका इंडस्ट्रियल डिसास्टर है और रिस्क रिडक्शन मेजर्स है, ये सब यूजुअली बच्चों को इस क्लास में प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा आराम से देखिएगा। नाउ सी हियर, पहला मेजर इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके रिहायशी इलाके यहाँ जहाँ पे कि लोग बहुत ज़्यादा आबादी में रह रहे हैं, ठीक है, उसको जो है इंडस्ट्रियल एरिया से सेपरेट कर देना चाहिए, मतलब दूर दूर होने चाहिए। ओके, और दूसरा क्या है, जो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं इंडस्ट्रीज़ के, बहुत पास में ही अगर किसी स्थिति में उनका मकान है या रह रहे हैं, तो उनको वहाँ पे पता होना चाहिए कि किस तरह के टॉक्सिन्स या फिर बहुत ही ख़तरनाक सब्सटेंसेस यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, स्टोर करके रखे गए हैं। और अगर कभी ऐसा हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसके हमारे ऊपर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, इस बात की जानकारी वहाँ के लोगों को होनी चाहिए। ओके, एंड योर फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। एंड नेक्स्ट इज जो स्टोरेज कैपेसिटी है आपकी इन खतरनाक केमिकल्स को लेके, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा गोदाम भर लिया उसको, जितना ज़्यादा सामान रहेगा, कोई बात होगी तो वो उतनी ही अधिक उसका इफेक्ट देखने में आएगा, और अगर उसकी स्टोरेज लिमिटेड रहेगी तो उसका इफेक्ट भी जो है वो कम होगा। ओके, और नेक्स्ट जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों से, तो उसका जो डिस्पर्शन होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, यानी अच्छे से उसका जो हार्मफुल गैसेस वगैरह निकल रही हैं वो प्रॉपरली जो है वो निकल के बाहर जा सके, ठीक है। नाउ सी, नेक्स्ट इज़ योर एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़। अभी ये एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ है, तो जैसे आपने देखा अभी आपकी 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ आपने देखी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है और जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये आपकी ओल्डर इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, ठीक है, यानी बहुत ही पुरानी उद्योग है ये। लेकिन जब हम आईटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो ये एमर्जिंग इंडस्ट्री कहलाता है। एमर्जिंग मतलब जो अभी उदय हो रहा है, ठीक है, उभरते हुए उद्योग। तो यहाँ पे आपका जो नो का कॉलम है, यहाँ पे एमर्जिंग इंडस्ट्री डिस्कस किया गया है, ठीक है। एमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज, ठीक है, यानी उगता हुआ सूरज।
उभरते हुए उद्योग, ठीक है। इसी में काउंटिंग होती है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है। और इसमें बाकी भी कुछ इंडस्ट्रीज़ आती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा, जैसे आपकी वेलनेस इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी है एंड नॉलेज है, ठीक है। ये सारी इंडस्ट्री जो हैं एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में काउंट होते हैं, ओके। तो अभी देखिए जो आईटी टेक्नोलॉजी है ये तो आपको पता है, ओके। सो दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, सो दिस सेक्टर इंक्लूड्स योर companies that produce software, hardware or semiconductor equipment, okay, and they provide you internet or the related services. तो ये आपका आईटी होता है। फिर अब जो आपका वेलनेस है, वेलनेस यानी आपकी फिटनेस, यानी ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपको लाइफस्टाइल किस प्रकार से हेल्दी लाइफस्टाइल जिए जाए, है ना, आपका बिहेवियर प्रैक्टिसेस कैसा होना चाहिए, ओके, योर फिजिकल मेंटल हेल्थ, योर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेस, स्लीपिंग पैटर्न एंड ऑफ कोर्स योर ब्यूटी ऑल्सो। ये सारी चीज़ें वेलनेस इंडस्ट्री में आती है। जैसे आपका एग्जांपल है ले तो जैसे आपका योग गुरु हैं, काया का कंपनीज़ हैं, फिर आपका प्रैक्टो है, वेस्टीज है, तो ये सारी कंपनीज़ आपकी वेलनेस इंडस्ट्रीज़ में काउंट होती है, ओके। अब आपका जैसे हॉस्पिटैलिटी है, तो अभी हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ओके, तो इसमें आपका जो है इट इंक्लूड्स योर economic activities, okay, that contribute towards the travel and tourism। तो इसमें आपका आ जाएगा जैसे आपका होटल्स, रिसोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, देन योर नाइट क्लब्स, ओके, ये सब आपके जो बार वगैरह है ये सब आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के पार्ट है। फिर नॉलेज इंडस्ट्री, okay, so these are based on your intensive use of technology and the human capital, और ये डिपेंड करता है टोटली आपके नॉलेज पे और टेक्नोलॉजी पे, ओके। जैसे आपकी इसमें इंडस्ट्रीज़ कौन सी आएंगी, फार्मास्यूटिकल्स, सॉफ्टवेयर, मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशंस, ओके। तो ये इस प्रकार की आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी देखिए स्मेल्टिंग बता रहे हैं आपको। स्मेल्टिंग जैसे कि आपने इसमें स्टील मैन्युफैक्चरिंग में समझा था, ठीक है। ये देखिए ये ब्लास्ट फर्नेस जिसको हमने बताया था स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जो आपके रॉ मटेरियल हैं क्या क्या यूज़ होता है इसमें, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे आपका बताया आपको कोल, ओके, योर आयरन ओर, योर लैमस्टोन एंड कोल। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है नाम आपका कोक, ठीक। तो अभी कोक इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जो कोल होता है उसकी जगह पे कोक यूज़ किया जाता है। अब कोक क्या होता है, सी दिस योर कोक इज़ ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग योर कोल, ओके। कोल को बहुत लंबे समय तक जब जलाया जाता है तो हमको कोक प्राप्त होता है। और कोक हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपका जो है पॉल्यूशन जो होता है ना वो कोल ज़्यादा आपका स्मोक क्रिएट करता है, लेकिन कोक जो है आपका स्मोक इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोक का इस्तेमाल होता है, ठीक। अभी ये जो इसे स्मेल्टिंग की बात हम कर रहे थे, तो स्मेल्टिंग में देखिए स्मेल्टिंग मीन्स वेयर वी ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ओर, दैट इज़ नोन एज योर स्मेल्टिंग, यानी मेटल को बहुत तेज़ तापमान पे गलाना, ठीक है। सो जैसे हमको कोई अगर ओर प्राप्त होता है यानी मेटल, जैसे ज़मीन हम खोद के जब हम कोई मेटल उसमें से निकालते हैं तो वो अपनी एक प्योर अवस्था में नहीं होता है, उसको जो है हमें शुद्ध करना पड़ता है। यानी जैसे मान लीजिए ज़मीन पे कोई चीज़ गिरी हुई थी, ठीक है, और वो चमक रही थी, आपने उसको उठा लिया, उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी रहती है, तो आप उसको साफ़ करते हैं, झाड़ते हैं, कपड़े से पोंछते हैं, इनफैक्ट पानी से भी धोते हैं, तब जाके फिर वो साफ़ सुथरा होकर आपके हाथ में आता है। तो वैसे ही मेटल भी हैं। मेटल तो हमको ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ लगी रहती है, तो उन इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए हमको स्मेल्टिंग करनी रहती है, यानी मेटल को उसके ओर से अलग करना पड़ता है, ओके। यही है आपकी स्मेल्टिंग, राइट। सो इट इज़ द प्रोसेस इन विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। कैसे, बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, यानी उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा मेल्ट किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस मेल्ट्स, ओके। तो अभी कोक भी जो हमने अभी बोला, आपका कोक हम कैसे प्राप्त करते हैं, कोक इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग कोल एट हायर टेम्परेचर फॉर लॉन्गर पीरियड्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे स्मेल्टिंग आपको बताया जा रहा है कि जहाँ पे मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं और जहाँ पे उसको बहुत तेज़ तापमान पे गलाया जाता है बाय हीटिंग, ओके। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। ब्लास्ट फर्नेस है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, ठीक है। ये आइडल लोकेशन बता रखी है आपकी स्टील प्लांट की, पहले कहाँ हुआ करती थी, ओके। तो भाई 1800 AD में जो है बस रॉ मटेरियल और पावर सप्लाई रनिंग वाटर की अवेलेबिलिटी पे लोकेट हो जाता था। फिर आपका जब
उसके बाद का टाइम आया, ठीक है, जैसे जैसे आपका रेलवे वगैरह विकसित हो गई, कैनल्स बन गए, ठीक, तो वहाँ पे इनको बनाया जाने लगा। और फिर 1950 के बाद जब ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया ये इंडस्ट्री, और जब ओवरसीज़ से इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो गया, ठीक है, तब जो है इसकी प्रियोरिटीज़ अलग हो गई। तब इसको फ्लैट नियर, मतलब फ्लैट्स, आपका ज़मीन जो होना चाहिए था बहुत बड़ी फ्लैट ज़मीन हो और वो समंदर के पास हो, तो वहाँ पे इसको जो है एस्टेब्लिश किया जाने लग गया। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये जो आपका मैप है, इट इज़ शोइंग द वर्ल्ड्स मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज़, ठीक है। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट हैं इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जर्मनी, यूरोप, यूएसए, जापान, इंडिया में कौन सी जगह है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, सब लोग आप इसमें मैप में रिफ़र कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ योर व्हाट वी हैव टू डिस्कस नाउ। ओके, दिस ऑल थिंग्स। ओके, नाउ द नेम्स ऑफ ग्रेट लेक्स। अच्छा, ये जो आपको लेक बताई हुई है, ठीक है। ओके, द नेम्स ऑफ ग्रेट लेक्स आर सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिचिगन एंड एरी। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज 5 लेक्स। इट लाइज हायर अपस्ट्रीम देन अदर्स, ठीक है। तो ये आपको 5 लेक्स जो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, यूएसए में। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी 5 तरह की लेक्स हैं, उसमें जो लेक सुपीरियर है वो इन सारी लेक्स में सबसे बड़ी है, और इसकी जो लोकेशन है इट इज़ हायर अपस्ट्रीम दैन अदर्स। हायर अपस्ट्रीम क्या चीज़ होती है? देखिए, जब आपकी नदी चलती है ना, यानी जब नदी आपकी कहाँ से निकलती, पहाड़ों से निकलती है, ठीक है। तो जब वो नदी आपकी जब पानी बहना शुरू होगा, माउंटेन से जब आना शुरू होगा, ठीक है, सो द वाटर नियर द माउंटेन्स, that is the near the source, that will be called as your upstream. ओके, और जब यही पानी आपका ढलान पे नीचे आएगा और समंदर के पास जब जाके मिलेगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे जब लेक सुपीरियर की बात हो रही है, सो इट लाइज हायर अपस्ट्रीम देन अदर्स। ओके, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो वर्ड है आपका टेक्सटाइल। ओके, नाउ सी, ओ sorry for the disturbance, let us continue now। एक क्लिक पे आज के टाइम में सब काम होता है, एक गलत क्लिक और सारा काम खराब। ओके, नाउ सी वी आर डिस्कसिंग योर ओरिजिन ऑफ द वर्ड टेक्सटाइल। फाइन, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। राइट, नाउ सी है, ठीक है। अब ये जो टर्म आपका टेक्सटाइल है, ये आपका कहाँ से निकल के आया? इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सरे। टेक्सरे मीन्स विच मीन्स टू वीव। वीव मतलब जहाँ पे धागे से आप कपड़ा बनाते हैं, बुनना, बुनाई, ठीक है, बुनाई को कहते हैं हम लोग वीव। ओके, अब नेक्स्ट हम, और इसमें क्या चीज़ है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, ये मैप है आपका मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपकी कॉटन मैन्युफैक्चरिंग रीजन है, ठीक है, जहाँ पे कपड़ा बनता है, ये वहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बात कर रहे हैं आपकी द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री, यानी पहली, सबसे पहली जो टेक्सटाइल मिल हमारे देश में लगी थी, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता इन 1818, बट इट क्लोज डाउन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो सबसे पहली जो टेक्सटाइल मिल, जैसे अभी आपने पढ़ा था कहाँ पे, मुंबई में हमने पढ़ा था ना कि मुंबई में थी, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो सबसे पहली टेक्सटाइल मिल थी वो फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में थी, ठीक है, बट ये क्लोज डाउन हो गई, और ये क्लोज हुई थी इसकी कमर्शियल फेलियर की वजह से। कमर्शियल फेलियर का मतलब क्या होता है? जब आपका कोई प्रोडक्ट है वो जो है एक्सपेक्टेशन जो हमारी होती है सक्सेस की, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। यानी हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं सोचते हैं ना कि ये इतना बिकेगा, इतना इसका हाई रेट जाएगा, लेकिन जब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, देन इट रीचेज द योर कमर्शियल फेलियर। ओके, मीन्स इट फेल शॉर्ट ऑफ द सक्सेस। तो ये हो गया था फोर्ट ग्लॉस्टर के साथ, इसीलिए ये जो है मिल आपकी कुछ समय के बाद बंद कर दी गई थी, ठीक है। एंड नाउ सी हियर, अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। 1/3 से ज़्यादा इन टेक्सटाइल जो बनाई जाती है उसमें से वो एक्सपोर्ट हो जाती है, ठीक है। अब और इसमें हमें क्या समझना है? ओके, अब ये सब चीज़ें हैं, बेल, भेल, हॉल, नैल, इन सब का फुल फॉर्म आप अपने से पता लगाएंगे। ओके, नाउ ये सब हम देख चुके हैं, लोकेशन एडवांटेजेस। सो नाउ नेक्स्ट इज़ योर वाई डू हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज ग्रुप टुगेदर, ठीक है।
तो अब देखिए इसमें पहला पॉइंट जो बता रहे हैं, दे कैन बी लोकेटेड नियर मेन रोड हाईवेज फॉर इजी एक्सेस। ठीक है, ये जो इनकी लोकेशन होती है आईटी की, ये सबसे ज़्यादा होती है मेन रोड के पास और हाईवेज के पास। ठीक है, ताकि इनको पहुंचने में आसानी हो। ठीक है, फॉर इजी एक्सेस। और नेक्स्ट इट इज़ टेलिंग योर फर्म्स कैन बेनिफिट फ्रॉम exchange of knowledge. ठीक है, and next is your services and facilities such as roads, car parks and waste disposal can be organized efficiently. ठीक है, यानी जहाँ भी मेगा सिटी होगी, जहाँ भी अच्छी रोडें रहेंगी, ठीक, अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ पे जो है ये एस्टेब्लिश होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर बीइंग बैंगलोर means to lose one's job to someone in the city of Bangalore. A few years ago, many IT jobs in the USA were outsourced to countries like India where equally skilled labor was available at lower salaries. Oh, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बैंगलोर की विशेषता बताई जा रही है कि ये आपको कह रहे हैं मीन्स टू लूज वंस जॉब टू समवन इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु अ फ्यू ईयर्स एगो, बहुत साल पहले। ओके, many IT jobs in the USA were outsourced to countries like India where equally skilled labor was available at लोअर सैलरीज, यानी बैंगलोर को करीब करीब कैलिफोर्निया के जो है ये बराबर में मान के चल रहे हैं यूएसए में, कि जितनी अच्छी वहाँ पे बढ़िया लेबर पावर है, उतनी ही अच्छी या फिर उससे ज़्यादा अच्छी जो है आपकी बैंगलोर में पाई जाती है। और ठीक है, और वो भी आपकी लोअर सैलरीज पे। ठीक, अभी देखिए, अब ये आपका चैप्टर मुझे लगता है पूरी तरीके से अब हो गया है ख़त्म। ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं जो हमने डिस्कस ना किया हो। इट इज़ बीइंग कंप्लीटेड फुल्ली। और अब हमको जो अगले वीडियो में देखना है वो है आपकी इस चैप्टर की समरी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर था और ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में जो है मैं इसकी आपको समरी दूंगी अलॉन्ग विद माय हैंड रिटन नोट्स। ओके, तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए और अगर कोई डाउट्स आता है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन डिस्कस। एंड टिल द नेक्स्ट क्लास विल मीट अगेन, टिल दैट टाइम सी यू, बाय बाय।